दोस्तों, देश भर के पीड़ित कर्मचारियों की लगातार बुलंद तरीके से आवाज उठा रही पत्रकार श्रावणी मिश्रा को लेकर लोगों का भरोसा आए दिन बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में एनडीएमसी में करुणामूलक आधार पर नौकरी मांग रहे लोग आज श्रावणी मिश्रा से मिलने पहुंचे। आइए सुनते हैं क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और इनके मुद्दे किस प्रकार से श्रावणी मिश्रा उठा रही हैं। आप आवाज उठाते हो तो इसलिए हमने आपसे कोऑर्डिनेट करा कि आप हमारी आवाज भी उठाए। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको देखते रहते हैं चैनल पर। तो और मैंने ये भी सुना था कि आपने एमसीडी में भी जस्टिस दिलाया। किस किस तकलीफ से आप गुजरे हैं इन 15 सालों में? जब तक वो थे तो हमारा घर भी बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पापा थे 2017 जून में उनके एक्सपायर हुए थे। जब बारिश का सीजन आता है तो उस टाइम पे हमारे घर वाले थे जो एनडीएमसी को सेफ रखते थे यहाँ पे। हम ये जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया आप लोगों को इस लड़ाई को लड़ते हुए? मेरी 5 बहनें हैं। पापा के गुजरने के बाद 3 बहनें थी, 2 की हम शादी कर लिए, एक प्रेजेंट में है। और 8 साल से भी हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी उम्मीद जागी हुई है कुछ होगा? बाकी तो है, कुछ हो जाए भगवान की दुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो भारत न्यूज। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है। लगातार दिल्ली या दिल्ली से बाहर जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो संविदा कर्मचारी हैं या फिर ऐसे लोग जो प्रताड़ित हैं, जो सरकार के सामने हमेशा मुंह बाए खड़े रहते हैं कि कुछ तो रिलैक्सेशन हमारी तरफ भी करो, हमारी भी परेशानी सुनो, हमें भी समाधान दो, वैसे लोगों की आवाज़ हम बनते हैं। तो इसी क्रम में लगातार जिस तरीके से हमने दूसरे कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है, उसी क्रम में आज दिल्ली के एनडीएमसी के कर्मचारी अभी मेरे साथ हैं। इनको कर्मचारी अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें एनडीएमसी ने अभी तक नौकरी नहीं दी है। ये सारे वो लोग हैं जिनके माता या पिता एनडीएमसी में नौकरी करते थे। आपको पता है कि 5% कोटा का जो एक नियम है जो उनके ऊपर थोपा जाता है, जो अपने माता पिता के आश्रित होते हैं, जिन्हें नौकरी देना हालांकि विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब भी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है उस वक्त विभाग जो है नजरें चुराता है या फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से वो बार बार खुद को फेल ही साबित करता है। तो चलिए बात को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करते हुए अब इनके हालात पर हम आएंगे। ये सारे लोग जो हैं वो एनडीएमसी के जो नौकरी में थे उनके आश्रित हैं। लगभग 1000 ऐसे लोग हैं जो 2001 से निगाहें टिकाए खड़े हैं कि एनडीएमसी वाले इनको नौकरी देंगे। अभी 2025 यानी 7 नवंबर 2025 को 110 लोगों को नौकरी दी गई और वो भी रेगुलर नौकरी। अब इनकी दिक्कत ये है कि ये जो 1000 लोग हैं ये नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी ने एक शर्त जो है जबरन इनके माथे पे डाल दी है कि भाई 5% कोटा जो पॉलिसी के अनुसार है और जो डीओपीटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि ये जो 5% कोटा है ये कोटा अदृश्य रहता है, किसी को पता ही नहीं लगता है कि इस कोटे के तहत कौन व्यक्ति नौकरी पाया। तो ये बातें कहीं ना कहीं बेईमानी लगती है। तो अभी हम इन लोगों से बात करेंगे, उसके बाद सारी बातें आप तक रखेंगे। आपको लगातार इस वीडियो को देखते रहना है और साथ ही शेयर भी करना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ खबर नहीं चलाना, हमारा काम समाधान भी देना है और समाधान तभी संभव है जब आप इनका साथ देंगे। आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो प्रभावी होगा और सरकार कि नाक में जब दम होता है ना तभी काम भी होता है। तो बस इतना आपसे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को शेयर करिए, हमारा साथ दीजिए। फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज से आप देख रहे हैं तो फटाफट फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मेरे हाथ में कुछ कागजात हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि डीओपीटी गाइडलाइन की बार बार बात की जाती है, तो ये जितने भी लोग हैं ये अपने हाथ में तमाम नियम लेकर खड़े हैं और इसी नियम के आधार पर वो अपनी मांग रख रहे हैं। अब नियम के अनुसार दूसरे जो सरकारी संस्थान हैं, अगर हम दिल्ली जल बोर्ड की बात करें,
अगर हम DTC की बात कर रहे हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग, इनकी बात करें तो इन तीनों विभागों ने अपने कर्मचारियों के लिए एक इतिहास रचा। उन्होंने 2019 में और 2022 में वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए जितने भी आश्रित थे सबको नौकरी दी। अब ये लोग यही कह रहे हैं कि जब उनको दिया तो हमें क्यों नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से सांसद हैं बांसुरी स्वराज, वो यहाँ के जो चेयरमैन हैं DMC के केशव चंद्रा जी मौजूदा टाइम में, उनको एक लेटर लिखती हैं और उनको कहती है कि जिस तरीके से ये तमाम दूसरे सरकारी संस्थानों ने अपने अपने आश्रितों को नौकरी दी है, वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है, और ये जो 5% का कोटा है इसको नज़रअंदाज किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंसानियत के नाते जो काम किया है वो आप भी कर लीजिए। जिसका जवाब केशव चंद्रा साहब ने दिया भी। उनका कहना था कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम एक नियम के तहत बंधे हुए हैं और वो जो नियम है वो कह रहे हैं ये पॉलिसी मैटर है, वो पॉलिसी मैटर है जो हमें रोकता है। तो अब इस पूरे मसले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आदित्य, हम आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए, क्योंकि आदित्य से मैं पहले इसलिए बात कर रही हूँ कि ये वही नौजवान हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया। वो भी एक आश्रितों, इन सभी आश्रितों में से एक हैं और सभी की तकलीफ समझते हैं। और कहते हैं ना, जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बाकियों को भी समाधान मिलवाने में वो अपनी पूरी मशक्कत करता है। और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें उस लायक समझा कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा सके। हम ये जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया आप लोगों को इस लड़ाई को लड़ते हुए? मैम, इस लड़ाई को लड़ते हुए तकरीबन हम लोगों को 15 से 20 साल हो चुके हैं। मुझे खुद को 10 साल हो चुके हैं। और एक डिपार्टमेंट इसमें ऐसा है, SWD डिपार्टमेंट है, कि उस डिपार्टमेंट के अंदर ये लोग, हमारे जो माता पिता थे, उनको ये दिन रात 24 घंटे ड्यूटी पे लगाते हैं। जब बारिश का सीज़न आता है तो उस टाइम पे हमारे घर वाले ही थे जो NDMC को सेफ रखते थे यहाँ पे। और हमारे घर वाले हमें, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, किसी को टाइम नहीं दे पाते थे। उस डिपार्टमेंट का नाम है SWD। तो मैम, आज हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। बोले तो SWD वाटर ड्रेन सप्लायर। तो मैम, मतलब आप यहाँ पर जो आप लोगों के माता पिता जो नहीं रहे, जिनके आप आश्रित हैं, उनकी कार्यशैली क्या थी? वो क्या करते थे? क्या काम उनसे लिया जाता था? मैम, उनका काम था मेट का, जो मतलब सारा सर्कुलर बनाते थे ड्रेन का, कि कहीं पानी स्टोरेज ना हो, या कहीं रोड पे जैसे बारिश का सीजन आता है जुलाई सितंबर में, तो वहीं कहीं स्टोरेज ना हो, तो उनकी नाइट ड्यूटी भी लगाई जाती थी। जबकि हमारे फादर की डे ड्यूटी थी, पर तब भी उनकी नाइट ड्यूटी लगाई जाती थी। और वो जब तक वो थे तो हमारा घर भी बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। पर उनकी मृत्यु होने के बाद हमें इतनी तकलीफ है कि आज तक हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? आपके कौन थे, माँ थी या पिताजी? मेरे फादर थे जब मेरी उम्र थी 19 साल। 19 साल के थे। देखिए, आप लोग भी ग्रुप D से हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो अक्सर और हमेशा ही मारा जाता है, क्योंकि सभी का ध्यान ऊपर की तरफ जरूर होता है, जो नीचे तबके जो कर्मचारी होते हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो हम अपने चैनल के जरिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई, इंसानियत है तो सबके लिए है, किसी के लिए आप रखिए, किसी के लिए ना रखिए, ये तो ठीक नहीं है ना। तो यही चीज़ हो रही है। अब देखिए आदित्य ने क्या बताया, ये बता रहे हैं कि मात्र मैं 19 साल का था जब इनके पिताजी गुजर जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं। उसके बाद से कितनी सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर, इनके सर पर आ जाती है। तो कितने साल हो गए आपके पिता को गए हुए? मैम, तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। 11 साल हो चुके हैं और 11 साल से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आदित्य एक नहीं है, ये देखिए इतनी सारी जो आप संख्या देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, इनमें से सारे वो लोग हैं, कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 20 साल, सब इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमें नौकरी तो दे दो। इस तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये महिलाएं भी हैं, ये देखो, ये भी इंतजार कर रही हैं। हम कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। कहाँ से सशक्त होगी महिला जब उनको आप आधार ही नहीं देंगे। हम आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? राकेश। राजेश जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पे कौन काम करते थे? माँ करती थी? हमारे फादर करते थे। कितना समय हो गया? 2010
2010 यानी कि 15 साल। तो किस किस तकलीफ से आप गुजरे हैं इन 15 सालों में? हम हर तकलीफ से गुजरे मैडम। कहाँ से हैं आप? हम एमपी से। एमपी से हैं। यहाँ रहते रोहिणी में। रोहिणी में रहते हैं लेकिन एमपी से। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि दिल्ली में जो लोग काम करते हैं वो दिल्ली एनसीआर मतलब हरियाणा से कुछ लोग आते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली नगर निगम में भी है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है। तो ऐसे लोग हैं, कोई राजस्थान से भी आते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रदेशों से, और ये सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं ये भी अलग अलग प्रदेशों से हैं। आज अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं कि भाई राजनीति में सिर्फ हमारा इस्तेमाल ना किया जाए, हमारी तकलीफ को भी समझा जाए। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। आप बताइए आपके कौन थे जो नहीं रहे? मेरे पापा थे, 2017 जून में उनके एक्सपायर हुए थे। 2017 मतलब 8 साल हो गए। 8 साल। तो उसके बाद आपने कोशिश करी? कोशिश की मैम। एक्चुअली क्या है, जो हम अपने स्तर पे जितना हो सकता था उतना किए। यदि हम पर्सनली अपने बेस पे चले जाएं, जैसे आरटीआई जो कुछ है वो सिस्टम के लेके हो जाती है। उसमें क्या होता है कि पर्सनल भी हो जाते हैं अफसर लोग, लेकिन ऐसा नहीं करते। ऐसे ग्रुप में हम लोग करते हैं, इसलिए आपका एक सहारा लिए। दूसरा ये है कि अभी भी मेरी 5 बहन है। पापा के गुजरने के बाद 3 बहनें थी, 2 की हम शादी कर लिए, एक प्रेजेंट में है। अच्छा। और 8 साल से भी हम संघर्ष कर रहे हैं। 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग सभी संघर्ष कर रहे होंगे इनके साथ। आपका नाम क्या है? राजेंद्र मैम। राजेंद्र जी। आपका? अरुण मैम। आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी। आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद से हैं। तो आप बताइए आपको कितने साल हो गए संघर्ष करते हुए? 23 साल। 23 साल। 23 साल। अभी भी उम्मीद जागी हुई है कुछ होगा? लगी तो है, कुछ हो जाए भगवान की दुआ से, नहीं तो उम्मीद तो। भगवान की दुआ से, क्योंकि अधिकारी लोग सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि काम तो उनको करना है, करेंगे नहीं भगवान भरोसे। हमारे साथ आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक ये बताइए कि आपने बजाते रहो भारत न्यूज देखा है? जी देखिए। क्या देखिए आपने उसमें? आप आवाज उठाते हो तो इसलिए हमने आपसे कोऑर्डिनेट करा कि आप अच्छा। हमारी आवाज भी उठाए। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको देखते रहते हैं चैनल पर। तो और अच्छा। मैंने ये भी सुना था कि आपने एमसीडी में भी जस्टिस दिलाया है, तो इसलिए हमने आपसे कोऑर्डिनेट करा कि हम इतने सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, हमें भी जस्टिस आप दिलाए। आपको लगता है जस्टिस मिलेगा? डेफिनेटली। उम्मीद जागी हुई है। बिल्कुल। तो देखिए लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, उनको लगता है एक बस छोटे से किरण दिखाने की ज़रूरत है। जब रोशनी आती है ना तो ज़िंदगी में खुद ही पॉजिटिविटी आ जाती है। उसके बाद इंसान सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। तो ये बताइए अभिषेक, ये लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक जगह कहीं ना कहीं पॉइंट रुका। जैसा कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो नियम कानून से बंधे हैं, हम जो डीओपीटी गाइडलाइन जो कह रही है वही हो सकता है, पॉलिसी मैटर है, हम क्या करें? तो पॉलिसी कौन बनाएगा? देखिए, जो एनडीएमसी है वो एक अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहाँ जो नियम कानून है वो यहीं की कमेटी बनाती है, यानी कि काउंसिल की मीटिंग बनाती है। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, काउंसिल की मीटिंग, तो वाइस चेयरमैन कौन है? यहाँ वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल जी हैं। कुलजीत सिंह चहल जी। एक मैं उनका वीडियो भी देख रही थी और लगातार देखती रहती हूँ कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो पहले भी ये सारे जो करुणा मूलक आधार पे जो आश्रित हैं, जो नौकरी चाहते हैं, उनको लेकर तमाम बयान भी दिए थे। कई नेताओं के बयान भी मैंने सुने थे। तो ये बताइए कि कुलजीत सिंह चहल, मुझे ध्यान है कि दिल्ली चुनाव के ठीक पहले आप लोगों से वादा भी किया था। वो क्या वादा था? सभी ने ही वादा किया है, मैं एक के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सबके लिए ही कहूंगा। हाँ। सबने ही कुछ ना कुछ कहा है। हाँ। बस अब ये है कि ये काम हमें करके दे दे, काउंसिल के अंदर हमारा काम करें, और बस हम इसी चीज का इंतजार कर अच्छा, रहे हैं। देखिए मेरे पास जो इनका बांसुरी स्वराज जी की जो चिट्ठी है वो 11/9/2025 की है। मतलब ये सितंबर महीने की चिट्ठी है, और उसको जवाब जो दिया है चेयरमैन साहब ने, हवा चल रही है, जवाब की डेट कब की है? 29/9/2025। हाँ, मतलब उसी सेम महीने सितंबर महीने 29 तारीख को ही जवाब भी दिया गया है। अब अभी दिसंबर महीना चल रहा है। अब पॉलिसी मैटर की बात है। मैं चाहूँगी थोड़ा मोबाइल बंद कर लीजिए बहन जी, मोबाइल बंद कर लीजिए। तो क्या है कि 9 सितंबर की बात है, अभी दिसंबर चल रहा है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो
अभी तक क्या इनकी कमेटी की मीटिंग नहीं बैठी है? मैम मैं तो खुद 2-3 साल से ही सुनता आ रहा हूँ पॉलिसी मैटर, पता नहीं कब ये जाके इसको सॉल्व करेंगे, कब ये पॉलिसी कंसीडर होगी, कब ये बनेगी। 2-3 साल तो मुझे ही हो गए सुनते हुए। 2-3 साल आपको ही हो गए सुनते हुए, लेकिन इनका यही एक जवाब रहता है, कुछ भी इनसे आप क्वेश्चन पूछोगे रिप्लाई आएगा पॉलिसी मैटर, पता नहीं कब ये पॉलिसी अब कंसीडर। देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि नेता अपनी तरफ से चिट्ठी भेज रहे हैं, बांसुरी स्वराज की तरफ से चिट्ठी भेजी गई चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब ने अपना जो बॉल है, वो गेंद है, फिर से नेताओं के हाथ में फेंक दिया। कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, DOPT की गाइडलाइंस है, जो 5% कोटा के आधार पे जो कहा जा रहा है वही हम कर रहे हैं। लेकिन जो मांग उठी, जो बांसुरी स्वराज ने कहा कि भाई DTC वालों ने कर दिया, हाँ डाक विभाग ने कर दिया, तो आप भी कर दीजिए, 1 टाइम रिलैक्सेशन दे दीजिए, 5% कोटा को नजरअंदाज करिए। तो अब इस पर जो जवाब मिला है कि भैया पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी कौन बनाएगा? तो पॉलिसी जो काउंसिल की बैठक होती है, बैठक में ही सारे मेंबर्स और अधिकारी मिलकर उसके ऊपर मुहर लगाते हैं, उसके बाद पॉलिसी बनती है। तो सवाल ये है कि ये 15-20 साल से ये जो लोग तड़प रहे हैं कि भैया हमारे मम्मी पापा चले गए, हमें नौकरी दे दो, ये 15-20 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक पॉलिसी मैटर सामने नहीं आया, मतलब पॉलिसी लाई ही नहीं गई। 2 महीने पहले बांसुरी स्वराज चिट्ठी लिखी है, इसके ऊपर भी अभी तक चेयरमैन साहब ने जो जवाब दिया कि हम पॉलिसी मैटर के तहत बंधे हुए हैं, पॉलिसी चेंज करो उसके बाद हम करें। तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड सिर्फ एक जगह जाके रुक जाती है, और वो ये है कि काउंसिल की बैठक कब हो, कब इस 1 टाइम रिलैक्सेशन के ऊपर बात हो, और कब इस बात पर साथ ही साथ मुहर भी लग जाए, ताकि ये जितने भी 1000 कर्मचारी हैं जो आंखें टिकाए बैठे हैं NDMC अधिकारियों या नेताओं को लेकर कि भैया इस बार तो हमारा काम करोगे। 2 महीने पहले ये लेटर आया है, अब काउंसिल की बैठक कब होती है NDMC की, ये देखना होगा। उस बैठक में क्या इन बेचारे कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, पॉलिसी आती है, नहीं आती है, या फिर नेता जो वादे करते हैं खास करके चुनाव के टाइम वो भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। फिलहाल मुझे इन सभी कर्मचारियों के साथ दीजिए इजाज़त, और साथ ही कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट देम, इन्हें सपोर्ट करिए, शेयर करिए इनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके, इन्हें समाधान मिल सके, इनके चेहरे पर भी आपकी तरह स्माइल हो। नमस्कार।